अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बच्चों, 9th बायोलॉजी में चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स, आज हम लोगों ने उसका टॉपिक पढ़ना है रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये हमारा इस चैप्टर का स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन एंड इसकी टाइप्स। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज, और इंशाल्लाह बाद में मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा। अच्छा, रेस्पिरेशन क्या होती है। सबसे पहले आप देखें कि हर जानदार को एनर्जी चाहिए, हर जानदार को, चाहे वो बेटा एक बैक्टीरिया है, चाहे वो एक वायरस है इवन, या कोई बड़ा जानदार लाइक ह्यूमन है। जितना बड़ा जानदार होगा उतनी उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अब एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, लाइक सूरज की रोशनी एनर्जी है, हीट एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है, फूड के अंदर भी एनर्जी होती है, जो खुराक हम खाते हैं उसमें भी एनर्जी होती है, और हम वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। हम कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं? फूड वाली। हम कोई धूप की एनर्जी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा नहीं होता कि हम धूप में जाके बैठ जाए, यूं करके हमारे ऊपर धूप पड़े और हम चार्ज हो जाए, नहीं ना होता ऐसा। हमें फूड चाहिए एनर्जी के लिए, हमें बेटा क्या चाहिए? वी नीड फूड। अच्छा, फूड के अंदर कैसे एनर्जी होती है? एक सवाल ये आ गया कि खुराक में एनर्जी तो है भाई, लेकिन कैसे और कौन सी एनर्जी है। तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी फूड होती है ना, एक्चुअली उसमें होते हैं CH बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड फूड में होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होते हैं। और बेटा ये जो बॉन्ड है ना, CH बॉन्ड, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला बॉन्ड है। इस बॉन्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है ना, उसमें ये बहुत ही एनर्जी वाला बॉन्ड है, CH बॉन्ड। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बड़े मज़े की एग्जाम्पल है। देखिए बच्चे, गैस CH4, आपको पता है ना, CH4 लाइक मीथेन, और जिसको आप उर्दू में कहते हैं सुई गैस, है ना बेटा, सुई गैस। देखो सुई गैस के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 4। यानी कि सुई गैस का फार्मूला यूँ होता है कि एक कार्बन है, इसके 4 तरफ जो है वो 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये सारे CH बॉन्ड है। कितने CH बॉन्ड एक मॉलिक्यूल में? 4 CH बॉन्ड है। अगर आप इसको जलाएं, गैस को जलाएं, एनर्जी नहीं होती। और गैस को आग लगाएं, लगती है आग। खाना पकाते हैं उसमें, घरों के अंदर। अच्छा, पेट्रोल मोटर बाइक में जलता है, उसके अंदर भी CH बॉन्ड है, वो हीट प्रोवाइड करता है। लकड़ी को हम जलाते हैं, उसमें से आग निकलती है, लाइक उसमें भी CH बॉन्ड है। बच्चे, जिस चीज़ में CH बॉन्ड होंगे उसमें एनर्जी होगी, जब आप उसको जलाएंगे तो वो एनर्जी निकलेगी। अब हम लोग फूड खाते हैं, फूड में भी CH बॉन्ड होते हैं, और हम लोग भी फूड को अपने अंदर जाके जलाते हैं। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जलाते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक वर्ड यूज़ करूँ तो हम कहेंगे ऑक्सीडाइज करते हैं। हम कहेंगे फूड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं। अब सेल के अंदर फूड को ऑक्सीडाइज करके उसमें से एनर्जी निकालने का प्रोसेस रेस्पिरेशन है। ग्लूकोज के उलट अमल है। ग्लूकोज में सनलाइट एनर्जी भरी जाती है, ग्लूकोज में एनर्जी भरी जाती है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस एनर्जी भरने का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एनर्जी निकालने का प्रोसेस है। सो बच्चों, पहले तो ये सुई गैस में से एनर्जी निकाल लेते हैं। सुई गैस CH4, लाइक ये देखिए कि ये CH4 है। अगर आप इसको जलाते हैं तो जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन यूज़ होगी तो साथ बनेगा CO2 प्लस H2O एंड प्लस हीट एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है, तो एनर्जी उसमें से निकल आई। अब हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। आपको क्लियर एक आइडिया तो हो ही गया है कि रेस्पिरेशन के अंदर बच्चे, सेल के अंदर फूड को तोड़ा जाता है और उसमें से एनर्जी निकाली जाती है। सो अब डेफिनेशन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रही। देखिए डेफिनेशन, प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड इन फूड इज ब्रोकन डाउन। फूड के CH बॉन्ड तोड़े जाते हैं। कैसे तोड़े जाते हैं भाई? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। एंड एनर्जी, और जो एनर्जी निकलती है, इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ATP। जो एनर्जी निकलती है ना, उस एनर्जी से हम ATP बना लेते हैं। बच्चों, जब हम सेल के अंदर फूड को तोड़ते हैं ना, कहाँ होता है बोला? ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया फूड को तोड़ता है, तोड़कर जो एनर्जी निकालता है, कुछ एनर्जी फ़ौरन इस्तेमाल हो जाती है और कुछ एनर्जी से ATP हम बना लेते हैं ताकि फ्यूचर में यूज़ हो। क्योंकि हम हर टाइम तो नहीं ना खाते रहते, हम एक दफ़ा खा के बाद में थोड़ा वेट करते हैं, मतलब
5-6 घंटे, फिर अगला खाना खाते हैं। वो वेट किस लिए हो जाता है? क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी ATPs बन चुके होते हैं। जब एक दफ़ा खाना खाते हैं काफ़ी ATPs बन जाते हैं, ठीक है। सो ये जो रेस्पिरेशन है ना, इसको आप बोलते हो सेलुलर रेस्पिरेशन। दिस रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन बिकॉज दिस अक्कर इन सेल, क्योंकि ये सेल में होती है। सो दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेल के अंदर एनर्जी पैदा करने वाला, एनर्जी यील्ड करने वाला, बुक पे वर्ड यील्ड का वर्ड यूज़ किया गया है कि एनर्जी यील्ड करने वाला प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन है। अच्छा बच्चों, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इज यूज्ड, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है टू ब्रेक CH बॉन्ड। ऑक्सीजन CH बॉन्ड तोड़ती है। मैं आपको थोड़ी देर में ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। एंड वाटर एंड CO2, और साथ 2 चीज़ें बनती हैं, एक वाटर, एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये लो बच्चों, ये तो हो गया रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन कि ऑक्सीजन जो है उसने CH बॉन्ड तोड़ दिए। अब बच्चे, रेस्पिरेशन की 2 बड़ी किस्में होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनएरोबिक। एरोबिक ऑक्सीजन को कहते हैं। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो उसको आप बोलते हो एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो उसको एनएरोबिक बोलेंगे। आसान सी डेफिनेशन है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज यूज्ड, अगर ऑक्सीजन यूज हो टू ब्रेक ऑल CH बॉन्ड इन ग्लूकोज। याद रखो बच्चों, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है ना वो ग्लूकोज ही है, यानी कि जो कॉमनली यूज़ होता है, जो हमारे सेल में कॉमनली एनर्जी यूज़ की जाती है वो ग्लूकोज की है। इसलिए हम यहाँ पे हर जगह वर्ड ग्लूकोज यूज़ करेंगे कि अगर ऑक्सीजन यूज़ हो टू ब्रेक ऑल CH बॉन्ड इन फूड इन ग्लूकोज, ये रेस्पिरेशन होगी एरोबिक। एनएरोबिक में ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड to break glucose, to break CH bond. Actually oxygen is not used to break CH bonds in glucose. अगर ग्लूकोज में CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन यूज़ ना हो तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। अच्छा, अगर ऑक्सीजन मौजूद हो ना तो सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, तमाम बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, सारे CH बॉन्ड, कोई नहीं बचता। लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस। ऑक्सीजन नहीं है ना भाई, तो ग्लूकोज पूरा टूटता ही नहीं है, CH बॉन्ड बाकी रह जाते हैं। मैं आपको ऐसे भी एग्जांपल देता हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन से जब एक ग्लूकोज तोड़ा जाता है तो उसमें से बच्चों 36 ATP बनते हैं और एनएरोबिक में सिर्फ 2 ATP बनते हैं। सो बहुत ज़्यादा फर्क है एनर्जी का एरोबिक एंड एनारोबिक में। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखिए बच्चों, C6H12O6 प्लस O2 क्या यूज़ हुआ? ऑक्सीजन यूज़ हुई। देन CO2 एंड H2 इज प्रोड्यूस्ड। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 6 लगाएं, यहाँ पे भी 6 लगाएं, यहाँ पे भी 6, तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटा, ऑक्सीजन यूज़ हुई, CO2 H2O और साथ एनर्जी यानी कि बच्चों ATP पैदा हुए। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन मौजूद थी। अब ज़रा एक बात पे गौर करें, ग्लूकोज में बच्चों कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे हैं, ऐसे ही है ना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, 6 कार्बन 12। ऑक्सीजन ने दोनों को सेपरेट कर दिया। वो जो दोनों इकट्ठे थे कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उनके दरमियान में घुस गई, उनको दूर दूर कर दिया एक दूसरे से। लाइक ये देखिए, कार्बन के साथ अब क्या आ गया है? ऑक्सीजन। ग्लूकोज में बच्चों जो कार्बन था उसके साथ हाइड्रोजन था, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन है। कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं है, ये जो CH है ये कहीं भी इकट्ठे नहीं है। अब आप ऑक्सीजन को समझ ले, ये महल्ले की वो लड़ाइयाँ करवाने वाली बाजी है जो कि दूसरों के घरों में जाके उनकी लड़ाई करवा देती है और ख़ुद उसके साथ भी मिल जाती है, उसके साथ भी मिल जाती है। ये ऑक्सीजन जो है ये उन चीज़ों को सेपरेट करने का, CH बॉन्ड को तोड़ने का काम करती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में बता चुका हूँ डेफिनेशन कि ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड, सो CH बॉन्ड जो है वो सारे नहीं टूटते, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चे? एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू पायरोविक एसिड। अच्छा, एक बात याद रखें, एरोबिक में भी ग्लूकोज को पहले पायरोविक एसिड में तोड़ा जाता है। ग्लूकोज में बच्चे कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज ना 3 कार्बन वाले पायरोविक एसिड में तोड़ दिया जाता है।
पायरोविक एसिड में कितने कार्बन है? 3। सो इसलिए एक ग्लूकोज से ना 2 पायरोविक एसिड बनते हैं। 1 ग्लूकोज प्रोड्यूस 2 पायरोविक एसिड। ठीक हो गया। ये स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन का भी पहला स्टेप है, एनारोबिक का भी। सो फर्स्ट स्टेप इज सेम इन anaerobic and aerobic respiration in which 6 carbon glucose is broken down into 3 carbon pyruvic acid and 2 molecules of pyruvic acid are produced. Then second step different है। anaerobic respiration में pyruvic acid को या तोड़ दिया जाता है lactic acid में या तोड़ दिया जाता है ethyl alcohol में। अब मैं इनके फार्मूले भी आपको बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी इजीली कि CH बॉन्ड बाकी रह जाते हैं। सो यहाँ पे क्लियर एग्जांपल है, ये देखिए ज़रा गौर करें, बड़ा इजी है। फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन को आप फर्मेंटेशन भी बोलते हो बेटा। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक हो गया। अब फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पे तीनों बना दिया है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपके लिए फ़र्क करना बड़ा इजी हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बच्चे ग्लूकोज है, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अब ग्लूकोज पहले चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन है चाहे एनारोबिक है, ग्लूकोज एक 3 कार्बन वाले कंपाउंड में टूट जाएगा जिसका नाम होगा पायरोविक एसिड। तो 2 पायरोविक एसिड बन जाएंगे, हर एक में 3-3 कार्बन है। दिस स्टेप इज सेम इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगला स्टेप डिफरेंट है। अगर पायरोविक एसिड टूट जाए CO2 प्लस H2O में, सारे CH बॉन्ड उसमें से टूट जाएं और एनर्जी पैदा हो, ये बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ हुई है, ऑक्सीजन यूज़ यहाँ पे हुई है क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। सही हो गया। अब दूसरी तरफ, अगर पायरोविक एसिड टूट जाए लैक्टिक एसिड में, ये फर्मेंटेशन है। या पायरोविक एसिड टूट जाए इथाइल अल्कोहल में, ये भी फर्मेंटेशन है। ये दोनों फर्मेंटेशन की किस्में हैं। फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो मैंने फर्मेंटेशन की अब 2 किस्में बना दी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक। इजी है ना। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनता है। यानी अगर पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल जो 3 कार्बन वाला है वो ब्रेक डाउन हो जाए लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड में भी बच्चे 3 ही कार्बन होते हैं। लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है C3H6 एंड O3, ये लैक्टिक एसिड। तो गौर करें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अभी बाकी है, सारे में टूटे, अभी भी कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ है, इकट्ठे है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। सो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ नहीं हुई, लैक्टिक एसिड बना। सम बैक्टीरिया, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में होती है? बैक्टीरिया में। कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते, ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते। सो बेटा उनमें क्या होता है कि सम बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया ग्लूकोज को लेते हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए, वो ग्लूकोज को लेते हैं, फिर उस ग्लूकोज को पहले पायरोविक एसिड में तोड़ते हैं, फिर लैक्टिक एसिड में। यूँ लैक्टिक एसिड बन जाता है। जो हम दही जमाते हैं ना, दूध के अंदर जाग लगा देते हैं और दही बन जाता है, ये बैक्टीरिया की वजह से बनता है। मिल्क के अंदर बेटा होता है ग्लूकोज, जब आप उसमें जाग लगा देते हैं ना, यानी कि दही डाल देते हैं, थोड़ा सा खट्टा डाल देते हैं, उस खट्टी चीज़ में होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं लैक्टिक एसिड में, यूँ दही बनती है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कुछ बैक्टीरिया करते हैं जो कि दही बनाते हैं। एंड स्केलेटल मसल, हमारे स्केलेटल मसल में भी होते हैं। जब कभी हम ज़्यादा काम काज कर लें ना, घर के अंदर हम काफ़ी काम कर लें, काफ़ी ज़्यादा, तो हमारे मसल्स जो है ना, इनमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है क्योंकि एरोबिक के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और जब हमने ज़्यादा काम किया तब हमारे मसल्स तक ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंच नहीं पाती, फिर मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, मसल्स वैसे ग्लूकोज को तोड़ देते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। उससे बेटा हमारे खलिया पड़ती है। खलिया कैसे पड़ती है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अगर हमारे मसल्स में हो जाए ज़्यादा काम करने से। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरोविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड, 1 लैक्टिक एसिड यानी C3H6O3। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरोविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू C2H5OH। C2H5OH इज इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इसमें जो C2H5 है इसको
इथाइल बोलते हैं, जो OH है उसको अल्कोहल बोलते हैं। अच्छा बच्चों, इथाइल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज एथानोल, इट इज़ आल्सो नोन एज एथानोल। कंफ्यूज नहीं होना कहीं भी, अगर एथानोल लिखा आ जाए इट आल्सो मीन इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH। पायरोविक एसिड में बेटा कितने कार्बन होते हैं? 3, एक कार्बन कम है ना, वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में निकल गया। अब ये किस में होती है ये वाली फर्मेंटेशन? ये कुछ बैक्टीरिया करते हैं, और यीस्ट फंजाई के किस्म है। मैं आपको बताता हूँ कि जो शराब बनती है ना, जो अल्कोहल बनता है, वो एक्चुअली इस फर्मेंटेशन की वजह से बनती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आप जूस के अंदर जो अंगूरों का जूस होता है ना, उसमें मिला देते हैं यीस्ट फंजाई, वो फर्मेंटेशन करना शुरू कर देती है और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है इथाइल अल्कोहल में। सो यूं फर्मेंटेशन हमारे फ़ायदे का प्रोसेस भी है। इससे हम दही बनाते हैं, इससे बहुत सारे मशरूबात बनाए जाते हैं, सिर्फ अल्कोहल नहीं, और भी कई मशरूबात इस तरीके से बनाए जाते हैं। सो बच्चों, ये आज का लेक्चर था रेस्पिरेशन के बारे में। इसमें आप लोग स्पेशली रेस्पिरेशन की डेफिनेशन याद करेंगे, और आप इसकी दोनों टाइप्स की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, एरोबिक एनारोबिक इक्वेशन भी, और ये फर्मेंटेशन की डेफिनेशन लाजमी है, एंड इसकी दोनों टाइप्स की भी डेफिनेशन, यानी ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ एंड लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।